वेलकम बैक टू जीएस वरदान। जीएस वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण और पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का यह हमारा पहला वीडियो है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का हमारा सिलेबस है बहुत ही छोटा है और कम मेहनत करके ही इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है और थोड़ा सा क्या है, बस हमें कॉमन अवेयरनेस की ज़रूरत है। थोड़ी सी अगर जागरूकता हमारे अंदर है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म हम कर सकते हैं। और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है यूपी टेट का और सी टेट का। यूपी टेट सी टेट में 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम इसको बहुत ही आसान भाषा में लेके चलेंगे और थोड़ा बहुत जहाँ पर ज़रूरी होगी, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस भी कर देंगे। ओके, तो पहला दिया है 10% नियम संबंधित है। 10% नियम संबंधित है, 10% ला इसे कहते हैं, 10% ला। तो सबसे पहले क्या है, 10% ला जो है एनर्जी से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। और इसको दिया था लिनमैन ने। लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको 10% ला दिया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 10% ला किसने दिया था, तो लिंडमैन ने। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 10% ला है वह एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, जैसे कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, जैसे कोई भी प्लांट है, ग्रीन प्लांट है कोई भी, ठीक है, उसको रैबिट ने, खरगोश ने खा लिया। खरगोश को फिर क्या किया, खरगोश को किसी बड़े जानवर ने, एनिमल ने खा लिया, ठीक है, किसी बड़े जानवर ने खा लिया उसको, खरगोश को किसी मांसाहारी जानवर ने, शेर ने खा लिया सपोज। तो जो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो एनर्जी जाएगी, यहाँ से एनर्जी जो जाएगी प्लांट के, फिर रैबिट में जाएगी। तो रैबिट में क्या होगा, जितनी भी एनर्जी जाएगी रैबिट में, तो उसका 10% रैबिट में कंजर हो जाएगा। बाकी जो 90% एनर्जी है, यह जो है उस रैबिट के दैनिक जैविक क्रियाओं में जो 90% एनर्जी है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और 10% जो एनर्जी होती है सेफ बची रहती है। फिर लाइन में जाएगा तो यहाँ भी 90% ख़त्म हो जाएगा, 10% इसमें सेफ बचा रहेगा, ठीक है। तो बस यही छोटा सा ला है, इसी को 10% ला कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। ओके, दूसरा देखिए, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी बनाती है, समुदाय बनाती है। उसके बाद देखिए इकोसिस्टम बन जाएगा, ठीक है। एक निश्चित एरिया में ढेर सारे लोग रहेंगे तो उसको इकोसिस्टम कहेंगे। उसके बाद भूदृश्य की बात करते हैं, उसके बाद अर्थ की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। स्वपोषी स्तर, तो सबसे पहले जाना है स्वपोषी और परपोषी क्या होता है। तो स्वपोषी अक्सर क्या होते हैं, पौधे ही होते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ओके, तो उसे स्वपोषी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, प्राथमिक उत्पादकता होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता। उसके बाद परपोषी मतलब ऐसे जीव जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। उत्पादन के संदर्भ में आता है, तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, द्वितीयक उत्पादकता हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता की बात नहीं की जा रही है, उत्पादकता की बात की जा रही है, प्रोडक्शन की, ठीक है। इसके बाद एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक से दूसरे में अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 100% को किसी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 110% हो जाएगा, 80%, 90%, ठीक है, उससे कम ही होगा। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है
कि इकोसिस्टम में ऊर्जा की मात्रा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने के पश्चात क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कम होगी, डिक्रीज होगी। कुछ कारणवश यदि तितलियों की स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। तो कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। तितलियां क्या करती हैं, फूलों के पौधों के परागण में क्या करती हैं, मदद करती हैं, ठीक है। तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका दोनों आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। तो जीव और वातावरण के तो जीव और वातावरण के जो आपस में संबंध होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो जीव और वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि जो भी मतलब जीव है और वातावरण है, मतलब कोई भी अगर जीव है, कोई भी एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो दोनों मिला करके पारिस्थितिकी कहलाता है। दोनों के जो आपसी संबंध है उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अर्नेस्ट हेकल एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो टर्म इकोलॉजी का प्रयोग किया था इन द टर्म ऑफ ओइकोलॉजी, ठीक है। तो ओइकोलॉजी का मतलब होता है इकोलॉजी, तो इन्होंने ओइकोलॉजी टर्म दिया था सबसे पहले। तो पूछा जाता है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो दैट इज अर्नेस्ट हैकल। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण तथा पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यह किसने बताया था, अर्नेस्ट हैकल ने बताया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। तो ये किसने बताया था, ओडम ने बताया था, यूजीन ओडम थे, ठीक है। और देखिए पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दिया था, तो एजी टेंसले 1935 में भी पूछा गया है कि कब दिया था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1935 में। तो देखिए दो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि देखिए इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी मतलब हो गया पारिस्थितिकी, मतलब बहुत बड़ा लार्ज एरिया कवर करता है, और उसी इकोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इकोलॉजी के अंतर्गत क्या हो गया, ये आपका पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मतलब कि जल पारिस्थितिक तंत्र, स्थल पारिस्थितिक तंत्र, जंगल पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, कई इसके पार्ट हो जाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र देखिए, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, और इकोसिस्टम का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म, बायोसिनोसिस और माइक्रोकॉस्म किसने कहा था, तो कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस कहा था और फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म कहा था, ठीक है। तो ये दोनों साथ में दिया, इंपॉर्टेंट है, कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। प्रकृति की एक कार्यात्मक या फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को फंक्शनल यूनिट के रूप में जाना जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ओके। चूँकि इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर से समझ में आता है, अब हिंदी है तो थोड़ा सा क्या होगा कि इधर उधर थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो जा रहा है, बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है इंग्लिश शब्दों को हिंदी में। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में, इकोसिस्टम के संबंध में सही कथन पूछा जा रहा है।
तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई में के समस्त जीव और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही बात है। भौतिक पर्यावरण मतलब क्या हुआ? फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई भी होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? पर्यावरण में क्या है? ताप है, दाब है, ठीक है, नमी है, एयर है, हवा है, ये सब क्या है? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और जीव, जो जीव हैं उनके बीच क्या होता है? एक पारस्परिक अध्ययन होता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट, और इसकी अपनी उत्पादकता होती है। तो प्रोडक्टिविटी तो होगी ही। अगर हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी का आना वहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी तो होगी ही, बिना प्रोडक्टिविटी के इकोसिस्टम का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है? यह एक बंद है, बिल्कुल गलत बात है। जैसे आप एज्यूम कर सकते हैं, क्या है? अर्थ पे क्या है? तालाब है, नदी है, झरने हैं, जंगल है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं। तो ये सब क्या है? बिल्कुल ओपन सिस्टम है, किसी को बंद नहीं किया गया। सब एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं। और जितने भी एनिमल सब स्वतंत्र हैं, बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक निश्चित उनको एरिया में बांध दिया कि इसके बाहर नहीं जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए क्या कहा गया? इसीलिए कहा गया कि एक बंद तंत्र होता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओपन सिस्टम है, खुला तंत्र है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में खुला तंत्र, ओपन सिस्टम है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है तो जीवों का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं, और ऐसे इन्वायरमेंट जिसमें वे निवास करते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। ठीक है, अजैव घटक की बात कर रहा है। यहाँ हम देखिए वन लाइनर पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हो रहा है। तो देखिए बता देते हैं कि दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं बायोटिक और दूसरा क्या होता है? एबायोटिक। तो बायोटिक मतलब क्या हुआ? जिसमें जीवन पाया जाता है। एबायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, मतलब सजीव और निर्जीव कर सकते हैं। तो बायोटिक में क्या होगा? जितने भी जीव होंगे, जीवन धारण करने वाले पौधे हो जाएंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, और एबायोटिक में क्या होगा? मतलब कि जैविक घटक और जैविक घटक। तो जैविक घटक में पौधे आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। ठीक है, और अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होगा? यही भौतिक वातावरण आ जाएगा, जैसे कि ताप, दाब, हवा, नमी। ठीक है, ये सारी चीज़ें का, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या होगा? अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पूछा किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं तो इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल पूछा जा रहा है। आर्टिफिशियल मतलब मानव द्वारा निर्मित। तो खेत है, सिंपल सी बात है, खेत प्रकृति ने बनाया नहीं है, मनुष्य ने अपने हिसाब से उसको बनाया। ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है धान का खेत। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये पूछा था धान के खेत से कौन सी गैस, जहरीली गैस रिलीज होती है? तो दैट इज मार्स गैस, मेथेन कहते हैं जिसे, मीथेन। ठीक है, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है किसके? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। तो सिंपल सी बात अभी बताया था, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, लैंड इकोसिस्टम की बात की जा रही है। तो ग्रास है, और ग्रास है आपका, फॉरेस्ट है, और क्या है? डिजर्ट है, मरुस्थल। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? स्थल पे पाए जाते हैं, जल में तो पाए नहीं जाते। तो स्थलीय परितंत्र के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए अब आ गया दूसरा, झील, नदियाँ तथा समुद्र आते हैं। लेक है, ठीक है, रिवर है, और ओशन, ये कहाँ आते हैं? जल है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, जलीय मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, या वाटर इकोसिस्टम, वाटर बॉडी इकोसिस्टम। तो ये जलीय परितंत्र के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, उसे कहते हैं वहन क्षमता। पर्यावरण जितना समर्थन करता है उसको वहन क्षमता कहते हैं। ठीक है,
बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल, दैट इज बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है। ओके। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय से उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो उसे कहते हैं पारिस्थितिक कर्मता। पारिस्थितिक कर्मता टर्मिनोलॉजी है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जो छोटे छोटे शब्द होते हैं वे हैं, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है। तो क्या होगा, समुद्र जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, समुद्र फैला हुआ है तो कह सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है सर्वाधिक फैला हुआ क्षेत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं जिसे, में समुद्री जल होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समुद्र जो आपको पता ही है कि समुद्र सबसे ज़्यादा लगभग 70 से 75% भाग पर समुद्र फैला हुआ है, तो लगभग 97% भाग जो है समुद्र का होता है। इसके अलावा जो है 3% में जो जल है, नदी है, मतलब कि तालाब है, नदी है, झरने हैं, ये सारे आ जाते हैं। बाकी समुद्र जो है 97% भाग कवर करता है। समुद्र जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है। पूछा जा रहा है कि साल्ट कौन सा सबसे ज़्यादा पाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को संतुलित कैसे करता है, तो वनारोपण द्वारा। अगर हम पारिस्थितिकी को कैसे संतुलित कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा करके, वर्षा और जल का प्रबंधन करके, ओके, और जैवमंडल भंडार और जीवों की संख्या में वृद्धि करके। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है, किसमें, तो सिंपल सी बात है, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। हमें क्या करना है, प्रदूषण को पृथ्वी से ख़त्म करना है, कम से कम प्रदूषण करना है, प्रदूषण को ख़त्म करना है। तो यह किसके लिए हेल्पफुल होता है, किसके लिए मददगार साबित होता है, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए। इसके बाद भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलन, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात की जा रही है। तो पूछा था मेन कॉज क्या है इसका, वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई। वनों की जब कटाई होगी, मतलब वृक्षों की कटाई होगी, तो पारिस्थितिक संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। ओके, वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछेगा, वृक्ष काटना, वृक्ष काटने से क्या होगा, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। हायर लेवल पर रखा जाता है सर्वाहारी को। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संघटक नहीं है, कंपोनेंट है जिसमें जीवन नहीं होता है। तो सिंपल सी बताया था, तो जीवन नहीं पाया जाएगा तो एबायोटिक कंपोनेंट जो होंगे अजैवीय घटक, उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। वायु, जल, थल, ठीक है, उसके बाद आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, नमी हो जाएगी, आर्द्रता हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अजैवीय घटक हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य है, सबको पता है, सूर्य इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और पूरी पृथ्वी को सूर्य ही ऊर्जा पहुंचाती है। ठीक है, सूर्य द्वारा ही ऊर्जा मिलता है। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, तो कवक और जीवाणु। ठीक है, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के
जीव अपघटक पूछा जा रहा, अपघटक कौन से कहलाते हैं? तो केवल कवक और जीवाणु याद कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछा जाए तो जहाँ पर अपघटन की बात की जाए, ठीक है, जैसे 3 श्रेणियाँ होती है ना, 3 श्रेणी होती है। एक आपका उत्पादक होता है, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा क्या होता है? अपघटक होता है। तो उत्पादक पता ही है, हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता जो उन पर आश्रित होते हैं, ठीक है। और अपघटक क्या करते हैं? जब जीव की मृत्यु हो जाती है या डेड हो जाता है तो अर्थ पर, पृथ्वी पर जाकर गिरेगा और वहाँ पर क्या होते हैं? कवक और जीवाणु होते हैं। उनको क्या करते हैं? उनके छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे अंशों में तोड़ देते हैं और फिर से क्या होता है? खाद का निर्माण होता है और फिर से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये साइकिल पूरा चलता रहता है। फिर से स्वपोषी, फिर उपभोक्ता, फिर उसके बाद अपघटक का कार्य, और यह चक्र चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, भू जैव रासायनिक चक्र। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अपघटक की बात करें तो कवक और जीवाणु, यहाँ पर वायरस वगैरह को ऐड मत कीजिएगा कभी भी, कवक और जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। तो किसका करते हैं? न्यूट्रिएंट का करते हैं, पोषक तत्वों का चक्रीकरण करते हैं, पोषक तत्वों का रिसाइकिलिंग करते हैं, ठीक है। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं अपघटक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपघटक क्या करते हैं? तोड़ देते हैं कार्बनिक पदार्थों में। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु और गोल क्रीम, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमिका अदा करते हैं। तो ये अपघटकों की भूमिका में अदा करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी और हिरण। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है, ठीक। तो हिरन तो मतलब कि प्योर वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन चींटी को क्या किया गया है? चींटी चूँकि सड़ी गली हड्डियाँ वगैरह भी खाती है, ठीक है। तो इसलिए चींटी को कभी कभी क्या होता है कि द्वितीय उपभोक्ता में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अनाज पर आश्रित रहती है, इसीलिए क्या किया गया? कहा गया कि प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आती है। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं तो शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में शाकाहारी जंतु होते हैं। डिकम्पोजर्स अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, तो दोनों की श्रेणी में क्या आ गया? चींटी आ गई, ओके। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। खाद्य श्रृंखला में मानव है, मनुष्य का कौन सा स्थान है? तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, लोग गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए मनुष्य 2 तरह के होते हैं। मनुष्य में क्या है कि 2 श्रेणियाँ, एक शाकाहारी है, दूसरा क्या है? सर्वाहारी है या मांसाहारी कह सकते हैं। तो जो प्राथमिक श्रेणी में आएंगे, जो मांसाहारी तो द्वितीयक श्रेणी में। तो ये दोनों आपका अगर ऑप्शन अगर इस तरह का आता हो तो आपको प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हो जाएगा। प्राथमिक, या अगर पूछा जाए कि टॉप कंज्यूमर की श्रेणी में भी, तो टॉप कंज्यूमर श्रेणी में मनुष्य आता है, क्योंकि मनुष्य को फिर तो टॉप पर वही होता है जिसको फिर कोई खा ना सके, ठीक है। तो साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसभक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, ओके। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन। तो ओशनिक इन्वायरमेंट पूछ रहा है प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में। तो समुद्र में क्या है कि छोटे छोटे ऐसे पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो समुद्र की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं, उसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटो मतलब प्लांट होता है, ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के
जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं। उत्पादक प्रोड्यूसर क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वायुमंडल से CO2 आ गया फ्रॉम इन्वायरमेंट। इसके बाद वाटर, वाटर फ्रॉम रूट सिस्टम, वाटर कहाँ से लेंगे? जड़ से वाटर लेंगे, पानी लेंगे। और उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में, और पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, उसके माध्यम से क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और उसमें क्या होगा? ग्लूकोज आपका बन जाएगा, ग्लूकोज बनता है, और फिर O2 रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? इन्वायरमेंट में चला जाता है, और वही जीवधारी ऑक्सीजन का श्वसन क्रिया में, ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं ग्रीन प्लांट। पौधे हरे रंग के लव क्लोरोफिल की होते हैं। ठीक है, जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र से हरे पौधे संबंधित हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। देखिए, अब यहाँ से आसानी समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, घास है, घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को क्या करता है? मेढक खाता है, फिर मेढक को सर्प खा लेता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो प्रोड्यूसर हो गया, ये तो प्रोड्यूसर आपका हो गया, ये तो प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, और ये जो है टिड्डा है, ये सारे जो हो गए ये कंज्यूमर हो गए, उपभोक्ता हो गए। तो उपभोक्ता में कई श्रेणियां हैं। जो हरे पौधे को, मतलब जो शाकाहारी होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। तो जैसे टिड्डा हो गया, ठीक है, रैबिट, रैट, ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर मेढक हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मेढक को सांप खा लेगा, टर्सरी कंज्यूमर्स हो जाएगा। और फिर सांप को बाज खा लेगा, बाज कहीं से उड़ते हुआ आया, सांप को लेके चला गया, सांप को खा लिया। तो बाज क्या हुआ? टॉप कंज्यूमर्स हो गया, सबसे ऊपर। ठीक है, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता हो गया बाज। और फिर बाज जब मरेगा तो ज़मीन पर गिरेगा, और जो ज़मीन पर गिरेगा तो ज़मीन में क्या है? अपघटक है। अपघटक क्या करेंगे? उसको छोटे छोटे अंशों में तोड़ देंगे, फिर खाद का निर्माण होगा, फिर से क्या होगा? पौधे की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार साइकिल चलती रहती है। ठीक है, बताया था, इसी को बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका खाद्य श्रृंखला वाला हो गया। ठीक है, और जब जब क्या होता है कि मिनरल्स का, जैसे कि कार्बन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, इसी में अगर हम कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे जैव रासायनिक, भू जैव रासायनिक चक्र कहेंगे। ठीक है, और यह क्या हुआ? एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, खाद्य श्रृंखला हो गया। और कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। जैसे ये घास को फ्रॉग ने रैट ने खा लिया, फिर रैबिट ने, खरगोश ने खा लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, रैबिट को सीधे क्या करता है? मनुष्य खा सकता है, मैन। रैट को फिर यहाँ सांप खा सकता है। ठीक है ना, रैट को सांप खा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस घास को, पानी का घास है, कोई मछली ने खा लिया, मछली को फिर क्या किया? सर्प ने खा लिया। ठीक है, छोटी मछली तो मेढक ने खा लिया।
तो इस प्रकार से जो निर्माण होता है तो उसे कहते हैं खाद्य जाल। तो कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का, फूड वेब का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑक्सीडेशन के बाद जो होती है एनर्जी प्राप्त होती है, वो खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाने पे आंसर आ जाएगा। खाद्य जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है यूनिडायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिडायरेक्शनल फ्लो हमेशा देखिए, याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि जब भी ऊर्जा का प्रवाह होगा एक दिशी प्रवाह में, चाहे कोई भी इकोसिस्टम पूछा जाता है क्वेश्चन घुमा करके कि स्थल मंडल के पिरामिड में, पूछा जाएगा कि स्थल मंडल परितंत्र में, ठीक है, जो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, एक दिशी होगा। जल मंडल पारिस्थितिक तंत्र में भी एक दिशी होगा। जंगल का अगर परितंत्र है तो उसमें भी एक दिशा होगा, एक दिशी होगा। एक दिशी का मतलब हुआ कि ऊर्जा का प्रवाह, अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जा रही है। ठीक है, अगर पौधे को चूहे ने खाया, ठीक है, चूहे ने खाया तो फिर चूहे को सांप ने खा लिया, तो ऊर्जा का प्रवाह जो है चूहे से सांप में जाएगा, पौधे से चूहे में जाएगा, फिर चूहे से सांप में जाएगा, ना कि चूहे से पौधे में जाएगा। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि एक दिशीय होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला मतलब कि खाद्य श्रृंखला की बात करें, फूड चेन। फूड चेन कौन बनाता है, घास, बकरी और मानव। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में रहा होगा। जीवधारी का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है उसे कहते हैं तालाब। तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि जीवभार का पिरामिड जो है जल तंत्र में, जल परितंत्र में हमेशा क्या होगा, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा बनता है। रेखा चित्र निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं, पिरामिड। ठीक है, तो देखिए स्थलीय पिरामिड में जीवभार का पिरामिड क्या होगा, सीधा होगा। जल वाले में हमेशा उल्टा होगा। तो ये स्थल वाला में ऐसे बन जाएगा और जल वाला में क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने पे डाइफेनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, डीडी क्या है, एक शाकनाशी है, खरपतवारनाशी है। ठीक है, एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्र मतलब कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा, तो सांप में होगा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो डीडीटी का हम क्या करते हैं, पौधों पर छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव करने के बाद क्या होता है, पौधे को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खा लिया। ओके, तो यह जो प्रोसेस है, इस प्रकार की प्रक्रिया, या मेढक ने खा लिया, मेढक को फिर सांप ने खा लिया। तो जो टॉप कंज्यूमर्स है यहाँ पर क्या है कि सांप जो है उच्च श्रेणी का उपभोक्ता हो गया तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में या स्थल मंडल में यहाँ पर सांप जो है उच्च श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। तो इसलिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन इसी में पहुँचेगा। ओके, लेकिन अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होगा, सबसे कम इसमें पहुँचेगा। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा होने लगते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स में जमा होने लगते हैं, तो इस घटना को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव अनिम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि जिनको जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे छोटे अंशों में तोड़ दिया जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे घर से
अगर मान लीजिए कोई रोटी है, चावल है, अनाज है, अगर आप किसी तालाब उलाब में फेंक देते हैं या कहीं ज़मीन में फेंक देते हैं तो उसको क्या होता है कि जो अपघटन करता है, जो छोटे छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे अंशों में तोड़ देते हैं, अणुओं में तोड़ देते हैं। लेकिन जो ऐसे कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया या कुछ केमिकल्स हो गए, रासायनिक पदार्थ हो गए, ठीक है, जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन, तो इनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव अनिम्नीकरण। इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है सामान्य अणुओं में नहीं तोड़ा जाता है इनको, तो छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को कहते हैं पारिस्थितिकी का शत्रु कहते हैं, पर्यावरण का शत्रु कहते हैं, मित्र नहीं कहते हैं। क्योंकि यूकेलिप्टस क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है रूट से। अगर जहाँ पर कहीं पर भी अगर यूकेलिप्टस का पौधा लगा हुआ है तो अपनी जड़ों से क्या करता है, बहुत ही आसपास का जितना एरिया होगा वहाँ से वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को अवशोषित कर लेगा और वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए पर्यावरण का इसे शत्रु कहा जाता है। और पर्यावरण का मित्र किसे कहा जाता है, केचुए को। आजकल केचुए भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मशीन आ गई है, मशीन से लोग धान गेहूँ कटवा रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, खेतों में आग लगा देते हैं। तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, केचुए हैं, ये सब जल के मर जाते हैं। ओके, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है आने वाले समय में। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल संग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण का शत्रु कहा गया। देखिए क्वेश्चन आ गया, वृक्ष जो पर्यावरण का संकट, पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है, दैट इज यूकेलिप्टस को लिप्टस भी कहते हैं। यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। लैंटिक आवास का उदाहरण तालाब और दलदल। ठीक है, तालाब और दलदल में आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनकी उदाहरण आर्द्र भूमि, झील और जलाशय। ठीक है, लैंटिक आवास का मतलब हुआ जैसे तालाब है, तालाब का पानी कहीं बाहर नहीं जाता है, एक निश्चित जगह पे क्या होता है, एकत्रित होता रहता है, तो ऐसी जगहों को कहते हैं लैंटिक हैबिटेट। तो तालाब, झील और जलाशय। बहते जल के आवास लोटिक आवास कहलाते हैं। तो देखिए दो कॉमन टर्म है, एक लैंटिक है, एक लोटिक है। तो लैंटिक क्या होगा, स्टेगनेंट वाटर अगर है, स्टेगनेंट वाटर को मतलब अगर स्थिर पानी है तो उसको लैंटिक कहेंगे, और अगर फ्लोइंग वाटर है, जल का प्रवाह हो रहा है, फ्लोटिंग वाटर है, तो उसको लोटिक कहा जाता है। ठीक है, तो नदी का पानी क्या होता है, बहता रहता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम, या टू डिफरेंट इकोजोन, या टू डिफरेंट कम्युनिटी। ठीक है, इकोटोन कहलाता है। ओके, सर्वाधिक स्थायी क्या है, परमानेंट कौन सा है, महासागर को सर्वाधिक स्थायी परितंत्र कहा जाता है। सबसे अस्थायी परितंत्र समुद्री है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, हम बताया था अभी। जो तत्वों का चक्रण है तो जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनका जो साइकिल चलता रहता है पूरे इन्वायरमेंट में जैविक और अजैविक घटकों के बीच, उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। देखिए जैव मतलब हो गया बायो, जीव मतलब जीव के अंदर से होकर के जाता है, भू मतलब पृथ्वी, ठीक है, और केमिकल चूँकि कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर सारे क्या होते हैं, जितने भी तत्व केमिकल्स होते हैं, इसलिए रासायनिक लिखा है। तो भू जैव रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया था गैसीय चक्र में। ओडम ने थे वाटर को गैसीय साइकिल में किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, इकोलॉजिकल बैलेंस रिलेटेड नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन, सिंपल सी बात है, औद्योगिक प्रबंधन जो है क्या करता है, पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है इसका।
पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययता है, यह जिस आंदोलन का नारा था चिपको आंदोलन का था, चिपको आंदोलन का नारा था। ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन कहलाता है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको आप 2 से 3 बार देखेंगे, आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी प्रकार की इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो है आगे का पार्ट कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।